ईरान में हिजाब की होली जलते देख काफी सुकून मिला है। मुस्लिम औरतें स्वयं आगे बढ़कर गुलामी और भेदभाव के इस प्रतीक को सुहाग कर रही है। हमेशा से यह माना जाता रहा है कि दकियानुसी चीजों में बदलाव भीतर से ही आ सकता है, ऊपर से इसे आप किसी पर थोप नहीं सकते। समाज स्वयं ही अपने को भीतर से सुधारता है। वह ऐसा तब करता है जब वह बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित होता है और मनुष्य होने के अर्थों को समझता है। हिजाब हर मायने में एक मानव विरोधी और स्त्री विरोधी परंपरा है। यह स्त्री को हीन समझता है और उसे पुरुष की निजी संपत्ति घोषित करता है, जिसे दूसरों की नजर से खुद को छिपाना है। यह स्त्री को यौन दासी समझने वाली पुरुष सत्ता है, जो मजहब की आड़ में इतनी महिमा मंडित हो जाती है कि उदारवादी धर्मनिरपेक्ष भी समर्थन करने लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को छोड़कर अगले 20 वर्षों में हर इस्लामिक देश हिजाब से मुक्त होने वाला है। हम आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल ईरान में हिजाब कानून को तोड़ने के आरोप में एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया था और हिरासत में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से ही ईरान में बवाल मचा हुआ है। महिला की हिरासत में मौत के बाद ईरान में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। महिलाएं बाल काट रही हैं और अपना हिजाब भी जला रही हैं। ईरान में महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रही हैं। ईरान में 16 सितंबर से शुरू हुआ हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। महिलाओं के साथ पुरुष भी प्रदर्शन में शामिल हैं। अब यह 15 शहरों में फैल गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हो रही है। आंदोलन कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां भी चलाई हैं। अभी तक कई प्रदर्शनकारियों की मौत की खबरें भी सामने आ चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार विरोध को बगावत समझ रही है, लेकिन मौलवियों को यह बात समझ में नहीं आएगी। वे आंखें मूंदे बैठे हैं। सरकार इन मौलवियों के भरोसे ज्यादा दिन तक हुकूमत नहीं कर पाएगी। यह मौलवी महिलाओं को अधिकार देने के खिलाफ है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में शरिया कानून लागू हो गया और मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य हो गया। हेड स्कार्फ और ढीले कपड़े अनिवार्य हो गए। इसी क्रम में नैतिकता पुलिस, जिसे औपचारिक रूप से गश्ते इरशाद के रूप में जाना जाता है, उसे यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया कि महिलाएं तय किए गए कपड़ों को उचित ढंग से पहन रही हैं या नहीं। वस्तुतः पुलिस अधिकारियों के पास इस संबंध में महिलाओं को रोकने और उनसे पूछताछ करने की शक्ति है कि वे बहुत अधिक बाल दिखा रही हैं, उनके ट्राउजर और ओवरकोट बहुत छोटे तो नहीं है, क्या वह बहुत अधिक मेकअप तो नहीं कर रही हैं। ध्यातव्य रहे कि नियमों का उल्लंघन करने पर सजा के रूप में ईरान में जुर्माना, जेल या कोड़े लगना शामिल है। कहते हैं कि चिंगारी से ही आग पकड़ती है। ईरान में यह चिंगारी 2014 से लगनी प्रारंभ हुई, जब 2014 में ईरानी महिलाओं ने माई स्टेल्थी फ्रीडम नामक एक ऑनलाइन विरोध अभियान के हिस्से के रूप में हिजाब कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करते हुए स्वयं की तस्वीरों और वीडियो को साझा करना शुरू किया। इसके बाद से व्हाइट वेडनेसडे और गर्ल्स ऑफ रेवोल्यूशन स्ट्रीट सहित अन्य आंदोलनों को प्रेरित किया गया। इनका सम्मिलित परिणाम आज हमें ईरान में सड़कों पर हो रहे महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के रूप में देखने को मिल रहा है। हालांकि हिजाब के विरोध में महिलाओं द्वारा उठाए गए इस कदम की जमकर सराहना हो रही है। काफी लंबे समय बाद मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ज्ञात हो कि मानव के जीन में धर्म या संस्कृति नहीं होती, उनके साथ मूल्य या विश्वास प्रणाली आगे नहीं बढ़ती। वे बस अगली पीढ़ी के लिए जानकारी कॉपी और पेश करते हैं। मानव के अतीत के अनुभव जीन कोड में लिखे जाते हैं। इसी प्रकार अधीनता की संहिता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती जाती है। एक पुरुष की तुलना में एक महिला का ब्रेन वॉश करना अभी भी आसान है। उसी के अंगूठे से उसके द्वारा उसके लिए एक ऐसी रेखा बनाना अभी भी आसान है जो उसी के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। हिजाब भी इसी श्रेणी में आता है। वस्तुतः हिजाब की शुरुआत धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि महिलाओं की जरूरत के आधार पर हुई थी। महिलाओं ने तेज धूप, धूल और बारिश से बचने के लिए सड़क पर स्कार्फ डालना शुरू किया, किंतु इस्लामिस्टों ने उन पर यह थोपना प्रारंभ कर दिया और बाद में चलकर यह उनके मनोमस्तिष्क में इस कदर बस गया कि उन्होंने इसे अपनी अभिन्न परंपरा ही मान ली। हिजाब से कई तरह की परेशानियां भी होती हैं। पहला है असुविधा। हिजाब अनावश्यक होने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह शरीर को ढकता है, जिससे गर्मियों के दौरान हिजाब पहनी महिलाओं को अधिक पसीना आता है। गर्मियों में जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो एक ऐसा कपड़ा जो आपको सिर से पैर तक ढक दे वह नुकसानदेह और असुविधाजनक हो सकता है। दूसरा है दृष्टिबाधक। हिजाब आपके चेहरे को इस हद तक ढक देता है कि यह दृष्टि और परिधीय दृष्टि यानी दाएं बाएं देखने को भी अवरुद्ध कर देता है। कम से कम ऐसी दृष्टि से पूरे दिन कार्य करना कैसे संभव है।
तीसरा है व्यक्तित्व बाधक। बाल एक महिला को और भी खूबसूरत बनाते हैं। किसी को यह समझने के लिए किसी स्नातक की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। हिजाब पहनने से एक महिला न सिर्फ अपने व्यक्तित्व बल्कि बालों के स्वास्थ्य से भी समझौता कर रही होती है। सर को लंबे समय तक ढकने से बालों की समस्या होना लाजमी है और इससे उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चौथा है तकनीक के उपयोग में बाधक। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो अपने तकनीकी क्षेत्र का नाटकीय रूप से विकास कर रहा है, जहां ज्यादातर मोबाइल यूजर्स अपने फोन को अनलॉक करने के लिए फेस डिटेक्शन टूल का उपयोग करते हैं। वहीं हिजाब पहनने वाली महिलाएं अभी भी अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक पासवर्ड का ही सहारा ले रही हैं। पांचवा है शारीरिक असुविधा। यदि आप यह जानने के लिए शोध करेंगे कि कैसे हिजाब शारीरिक असुविधाओं का कारण बन सकता है, तो आप निश्चित रूप से त्वचा पर होने वाले बीमारियों से अवगत होंगे। हिजाब के लंबे समय तक उपयोग से मुहासे, दाने, त्वचा का मुरझाना और अव्यवस्थित मन स्थिति भी हो सकती है। ऐसे में मौजूदा समय में ईरान में महिलाओं द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन से आसपास के मध्य पूर्व एशियाई देशों में महिलाओं के अंदर एक जागरूकता पैदा होगी। वे भी कल को आगे बढ़कर अपने अधिकारों की मांग करेंगे। वस्तुतः अरब देश भी अब प्रगतिशील सोच रख रहे हैं। उन्हें भी पता है कि वह अब अपनी आधी जनसंख्या को इस प्रकार से पिछड़ा बनाकर नहीं रख सकते। इसी क्रम में स्वयं को मुस्लिम देशों का नेता मानने वाले सऊदी अरब ने भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। साथ ही साथ उन्हें गाड़ी चलाने की अनुमति देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया गया है। इसी क्रम में यह भी कहा जा सकता है कि उन देशों में महिलाएं जहां से इस्लाम की मूल उत्पत्ति मानी जाती है, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही हैं। वे पुरुष प्रधान मानसिकता को सिरे से नकार रही हैं। वे अब ऐसे तमाम दकियानूसी रिवाजों से बाहर आ रही हैं जो उन्हें उनकी मूलभूत स्वतंत्रता से बाधित करता है। जिस गति के साथ महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखा रही हैं, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले 20 वर्षों में लगभग सभी इस्लामिक देश हिजाब मुक्त हो जाएंगे, सिवाय दक्षिण एवं दक्षिण एशियाई देशों के। वस्तुतः एक और जिन देशों में इस्लाम की उत्पत्ति मानी जाती है, वहां पर महिलाएं जागरूक हो रही हैं, ऐसी बकवास विचारों को धर्म से अलग करके देख रही हैं, तो वहीं दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मुस्लिम महिलाओं में हिजाब उनके मस्तिष्क में घुसता चला जा रहा है। स्थिति यह बन गई है कि स्कूलों में भी लड़कियां हिजाब पहनकर आने लगी हैं। वस्तुतः हिजाब को इन देशों की महिलाएं और लड़कियां स्कूल के ड्रेस से भी ऊपर मानती हैं और तर्क यह दिया जाता है कि यह इस्लाम की अनिवार्य प्रथा है। हाल ही में कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ और धीरे धीरे यह प्रदर्शन भारत के कई राज्यों में भी फैल गया था। ज्ञात हो कि भारत में हुए हिजाब विवाद को लेकर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और कथित महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने भी अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि लड़कियों को उनके हिजाब की वजह से स्कूल में एंट्री देने से मना करना भयावह है। उन्होंने ट्वीट किया, कॉलेज हमें पढ़ाई और हिजाब के बीच चुनने के लिए मजबूर कर रहा है। लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से मना करना भयावह है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। वस्तुतः नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा दिया गया इस तरह का वक्तव्य यह दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं के मस्तिष्क पर किस सीमा तक मुसलमान पुरुषों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। इसी क्रम में बात करें तो हम पाएंगे कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में रह रहे मुसलमान स्वयं ही अपने मुस्लिम समाज में विद्यमान कुरीतियों को नहीं हटाना चाहते। वह महिलाओं को एक वस्तु के रूप में मानते हैं। ऐसे में उन्हें यह डर भी होता है कि उनकी वस्तु पर किसी दूसरे की नजर न पड़ जाए। एक अन्य कारण यह भी है कि इस क्षेत्र में मुसलमान न तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और न ही धनवान हैं। वस्तुतः इन दोनों का समग्र परिणाम यह होता है कि वे बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। वे ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आ पाते जो स्वयं में आधुनिक विचारों को लिए रहते हैं। परिणाम स्वरूप कुएं का मेढक बनकर रह जाते हैं। यही हाल इन देशों में रह रही मुस्लिम महिलाओं का भी है। वो तो और ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। शिक्षा से कोई नाता नहीं, घर से ज्यादा बाहर निकलना नहीं, पढ़ाई के नाम पर कुरान पढ़ा देना, वो भी गलत व्याख्या के साथ। ऐसे में उनको सिर्फ एक मशीन बनाकर छोड़ दिया जाता है। न तो उनमें सोचने समझने की शक्ति बचती है और न ही सवाल पूछने की हिम्मत। अब ऐसे में वह पूरी तरह से अपने घर के पुरुषों पर ही निर्भर हो जाती हैं। यदि सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था लाती भी है जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो, तो भी अपने घर वालों के कहने पर वह उनका विरोध ही करती हैं। ऐसे में ईरान की क्रांति का उन पर क्या असर पड़ेगा, आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक समय ऐसा हो सकता है कि आने वाले 20 वर्षों में लगभग मुस्लिम देशों में हिजाब की प्रथा खत्म हो सकती है, किंतु दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी देशों में इसका खत्म होना मुश्किल ही जान पड़ता है।